नमस्कार, दिस इज डाइटिशियन निशा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल हील लाइफ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है थायराइड एंड मोटापा। थायराइड ग्लैंड को जानने से पहले बॉडी का थोड़ा सा हमें ग्लैंडुलर सिस्टम भी पता होना चाहिए। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, 12 सिस्टम होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। उसी तरीके से एक सिस्टम होता है ग्लैंडुलर सिस्टम, यानी कि ग्रंथियों का जो सिस्टम होता है। दो तरीके के ग्लैंड्स होते हैं हमारे बॉडी में। मैं आपको ये नॉलेज इसलिए दे रही हूँ कि थोड़ा सा यदि आप इसको थ्योरेटिकल, थोड़ा सा मेडिकल को जानेंगे मेडिकली, तो आपको समझने में आसानी होगी कि थायराइड एंड मोटापे का क्या संबंध होता है। आपको इजीली समझ में आएगा। हमारी बॉडी में दो तरीके के ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो एक्सोक्राइन की आज हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, बिना जिसके ढक्कन नहीं होता है, और उनका जो सिक्रीशन होता है वो डायरेक्ट ब्लड में मिल जाता है और एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ब्लड के माध्यम से पहुंचाया जाता है ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है। तो इस तरीके से एंडोक्राइन ग्लैंड इसको हम बोल सकते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड 8 होते हैं, 3 ब्रेन में होते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल। पीनियल को थर्ड आई भी कहा जाता है। 2 हमारे नेक में होते हैं, थायराइड एंड पैराथायराइड। एक हमारे दोनों लंग्स के बीच में होता है, थाइमस। और 2 होते हैं किडनी के ऊपर, एड्रीनल ग्लैंड्स। तो इस तरीके से 8 का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो थायराइड के ऊपर है, तो हम थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं। अच्छा, अब आपको मैं बताती हूँ कि हार्मोन क्या होते हैं। किसी भी ग्लैंड से निकलने वाले सिक्रीशन को हार्मोन कहते हैं। वी आर वेल अवेयर ऑफ द हार्मोन। लड़कियां तो अपनी पूरी जिंदगी में 3 बार हार्मोन को सफ़र करती हैं। मिनार्के के टाइम पे 12 से 14 साल की उम्र में, उसके बाद प्रेगनेंसी के टाइम में, और फिर उसके बाद मीनोपॉज के टाइम पे। तो इसके अलावा भी पूरे लाइफ में कभी स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं, या फिर स्किन ड्राई हो जाती है, बाल हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, और हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए हुए हैं। बॉयज़ के साथ भी यदि सेम इशू होता है, पिंपल्स होते हैं, हेयर फॉल होता है, तो उनको भी सेम इशू बताया जाता है। तो हार्मोन हमारी ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस चीज़ को हार्मोन कहते हैं। किसी भी ग्लैंड से निकलने वाला जो सिक्रीशन होता है, अभी आपको मैंने बताया कि जो सिक्रीशन एक ग्लैंड से दूसरे ग्लैंड में, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ब्लड के माध्यम से पहुंचाया जाता है, और उसी को हार्मोन कहते हैं। और जिस ऑर्गन में ये पहुंचाया जाता है, वहां पर जाकर उसके ग्रोथ को, उसकी एक्टिविटी को, उसके मेटाबॉलिज्म को ये इन्फ्लुएंस करता है, उसके ऊपर प्रभाव डालता है। थायराइड ग्लैंड के पीछे ही पैराथायराइड ग्लैंड भी होते हैं, जो कि 2 पेयर में होते हैं, वो बटरफ्लाई की शेप में होते हैं। और जो हाइपोपैराथायरिडिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके अंदर कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है, कैल्शियम की जो वैल्यूज होती है वो हमारी बॉडी में कम हो जाती है, जिसकी वजह से आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ जाती है। और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम में कैल्शियम ज़्यादा सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से रीनल स्टोन, किडनी स्टोन भी बन जाते हैं। इतना ज़्यादा कैल्शियम हो जाता है। नाउ कम बैक टू थायराइड ग्लैंड, क्योंकि आज हमारा मेन टॉपिक वही है। आसपास का सारा हमने कवर कर ही लिया। तो थायराइड इज ए ग्लैंड, और उससे निकलने वाले जो हार्मोन है वो है T3, T4 और कैल्सीटोनिन। जब किन्हीं कारणों से T3, T4 का सिक्रीशन कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, क्या क्या कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा मास्टर ग्लैंड है, जो हमारे ब्रेन में होता है, वो चौकन्ने रहते हैं कि कहीं भी कुछ बॉडी में गड़बड़ वगैरह हो रही है, तो वो अलर्ट रहते हैं कि उसका भी समाधान ढूंढते हैं कि क्या करना है। जैसे ही T3, T4 का सिक्रीशन कम होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो हार्मोन होता है TSH, आप सभी लोग जो भी थायराइड के पेशेंट हैं सभी को अच्छे से पता है कि TSH क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो उसका वो सिक्रीशन बढ़ा देता है। नॉर्मल जो इनकी रेंज होती है, T3 की होती है 100 से 200, T4 की होती है 4.6 से 12, और TSH की होती है 0.4 से 4। नॉर्मली यही वैल्यूज होती है, लेकिन कई बार लैब टू लैब ये वेरिएशन भी कर सकती है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जब T3, T4 की वैल्यूज कम हो जाती है, तो TSH पिट्यूटरी ग्लैंड बढ़ाना शुरू कर देता है। पहले T3 नॉर्मलाइज होता है, फिर T4 होता है। ऐसा करते करते कई बारी क्या होता है कि TSH का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है, 4 को भी क्रॉस कर जाता है, और उसी से हमारी बॉडी में सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, बीमारियां आनी स्टार्ट हो जाती हैं। और इस बीमारी को कहा जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म और मोटा होने वाला थायराइड।
इन कॉन्ट्रडिक्टरी, जब T3 T4 का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है तो TSH कम निकलता है और कई बार इतना कम कि 0.4 से भी कम रह जाता है। तो उस वाली प्रॉब्लम, उसमें भी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, बॉडी के ऊपर सिम्टम्स आ जाते हैं और उस बीमारी को बोलते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म, यानी कि पतला होने वाला थायराइड। आज हम मोटे वाले हाइपोथायरॉयडिज्म के ऊपर ही फोकस करने वाले हैं। अब हम इतनी देर से थायराइड के बारे में बता रहे हैं, इंपॉर्टेंस क्या है थायराइड ग्लैंड की हमारी बॉडी के अंदर, कोई इसकी महत्वपूर्ण भूमिका तो होगी ना जिसकी वजह से हम इसको इतना कंसिडरेशन में ले रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ फंक्शंस ऑफ थायराइड। नंबर 1, ये हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाता है। बेसिकली आपने सुना होगा, जिम वाले भी बोलते हैं, डाइटिशियंस भी बोलती हैं, अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाओ। क्या होता है मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म के अंदर 3 प्रोसेस आते हैं, डाइजेशन, आपने क्या खाया, एब्जॉर्प्शन, क्या आपने पचाया, और एक्सक्रीशन, आपने क्या वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाला। तो इन तीनों के समावेश को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो जो थायराइड ग्लैंड की इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग होती है कि ये इस एक्टिविटी को मेंटेन करता है, बढ़ा के रखता है, क्योंकि जब मेटाबॉलिज्म पुअर हो जाता है, कम हो जाता है, तो ही हम मोटा होना स्टार्ट हो जाते हैं। सेकेंड, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है BMR को कंट्रोल करना। BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, आपको जो ये वाली आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, हाउ टू कैलकुलेट BMR, मेरी चैनल पे जाके आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो BMR जो फार्मूला होता है, वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर का स्क्वायर। तो अगर इसकी वैल्यू 18.5 से 25 तक आती है तो आप नॉर्मल हैं, और यदि 25 से 29 आती है तो ओवर वेट है, और इससे 30 और 30 से ज़्यादा है तो ओबीस है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी बॉडी का BMR। तो थायराइड ग्लैंड BMR को बढ़ाता है। अब BMR भी कई बातों पे डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल है, आप कैसी ज़िंदगी जीते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि भी हम भूखा रह के पतले हो जाएंगे, तो ये उनकी गलत फहमी है। आप भूखा रह के कभी भी पतले नहीं हो सकते हैं। हमको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हमारा लाइफस्टाइल क्या है, सीडेंट्री है, मॉडरेट है, या फिर हम बहुत हाई एक्टिविटी वाले इंसान हैं। जैसे कि जो सीडेंट्री वर्कर्स होते हैं, जैसे कि टीचर हैं, क्लर्क की जॉब होती है कि एक कुर्सी से बैठे, गाड़ी में बैठे, गाड़ी से उतरे, फिर कुर्सी पे जाके बैठे, फिर खड़े हुए, थोड़ी बहुत वॉक कर ली, तो ये हो जाता है सीडेंट्री लाइफस्टाइल। तो और मॉडरेट होता है कि आप 1-2 घंटे की वॉक कर लेते हो, आप 1-2 घंटे योगा कर लेते हो, कार्डियो भी कर लेते हो। तो इस तरीके से ये हो जाता है मॉडरेट लाइफस्टाइल। और एक जो रिक्शा पुलर है, जो रिक्शा चलाते हैं, या लेबर होती है, वो हो जाता है हाई एक्टिविटी लाइफस्टाइल। तो आपको एक दिन में कितनी कैलोरीज खानी है, ये भी आपको डिपेंड करेगा कि जब आपने अपना जो सीडेंट्री वर्कर है, जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, वो अपना पहले आइडल बॉडी वेट कैलकुलेट करें। ये आपको LIC की टेबल से मिल जाएगा। आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आपको कितना आपका वजन होना चाहिए, आइडल बॉडी वेट, ये आपको मिल जाएगा। आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो जो भी कैलोरी आएगी, सो मच कैलोरीज आपको खानी चाहिए। जो मॉडरेट लाइफस्टाइल वाले लोग हैं, वो अपने आइडल बॉडी वेट को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, जो भी कैलोरी आएगी उनको सो मच कैलोरीज खानी ही चाहिए। चाहे इससे, मतलब अगर इससे कम खाएंगे तो उनका वजन बिल्कुल भी कम नहीं हो पाएगा। इतना रिक्वायर्ड होता है मेटाबॉलिज्म को एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। और जो हाई एक्टिविटी वाले पर्सन हैं, उनको अपने आइडल बॉडी वेट में 30 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, और जो जितनी भी कैलोरीज आएंगी एटलीस्ट उतनी उनको खानी चाहिए। तो इस तरीके से आप अपनी कैलोरीज को काउंट कर सकते हैं। अब जो थायराइड ग्लैंड है वो आपके BMR को बढ़ाता है। आप इस वाली बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि 2 बच्चे हैं और दोनों 2-2 हज़ार कैलोरी खाते हैं, तो एक मोटा है और एक पतला है। वो मोटा इसलिए है क्योंकि इसकी बॉडी का BMR कम है, और पतले वाला पतला इसलिए है क्योंकि उसका BMR ज़्यादा है। तो आप जितना ज़्यादा BMR होता है उतना ज़्यादा वेट हमारा सही रहता है। तो BMR होता क्या है? जो हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, हमारी आंखों, पलकों का झपकना, ये सब हमारी मर्जी से काम नहीं करते, ये अपनी मर्जी से ही काम करते हैं। तो इनको जो एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड BMR। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो थायराइड ग्लैंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है BMR को बढ़ाना। इसी वजह से हमारा वजन कंट्रोल में रहता है। थर्ड इसका फंक्शन है न्यूरॉन्स एंड नर्व फाइबर की एक्साइटनेस को कंट्रोल करना। जो हमारे ब्रेन में थॉट प्रोसेस चलता है, हम बातों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये थायराइड का पेशेंट बहुत ज़्यादा करता है।
क्योंकि उसका जो थायराइड का ये इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो ज़्यादा डिप्रेशन और तनाव में रहते हैं, ज़्यादा उनको गुस्सा आता है। इसका और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सेल ग्रोथ को मेंटेन करता है, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, मूड स्विंग्स, जो हमारे मूड होता है वो बहुत अच्छा रहता है अगर थायराइड की फंक्शनिंग अच्छी होती है तो। प्रेगनेंसी में बच्चे के दिमाग का विकास होता है। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आंख, नाक, कान, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, वो भी बहुत अच्छी रहती है अगर थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग प्रॉपर है तो। एडिपोज टिश्यू से लिपिड को बाहर निकालना, मतलब कि अगर थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग अच्छी है तो मोटे भी हम नहीं होते हैं, वरना मोटे होने का भी खतरा रहता है। तो इस तरीके से ये काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो थायराइड के होते हैं, तो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में। अब क्या क्या कारण होते हैं कि ये थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। होता है ना कि गुस्सा भी आता है कि मेरे भाई बहनों को ये प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हुई है। तो इसके भी कई कारण होते हैं। जैसे एक बीमारी होती है होशीमोटो डिसीज होती है, तो कई बार ये बीमारी हो जाती है और ये बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हेरिडिटरी होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाती है। दूसरा इसका मेन कारण है आयोडीन की कमी। इस समय ओवर फर्टिलाइजेशन, ओवर कल्टीवेशन की वजह से हमारी जो मिट्टी है उसमें से आयोडीन का कटाव हो जाता है और पेड़ पौधों के जरिए पहले हमारे खाने में आ जाती थी, फल फ्रूट्स के जरिए, फल और सब्जियों के जरिए, लेकिन अब नहीं आ पाती है। तो उसके लिए फिर फोर्टिफिकेशन के माध्यम से जो हमारी बेसिक खाने की आइटम है, बेसिक एडिबल आइटम है, गेहूँ, दूध, नमक, आपने सुना भी होगा आयोडीन युक्त नमक, टाटा नमक, तो इनके जरिए फोर्टिफिकेशन टेक्निक से हमारे खाने में आयोडीन की मात्रा को सही इनकॉर्पोरेट किया गया, जिसकी वजह से आयोडीन की कमी नहीं होती थी लोगों में। महज 150 मिली माइक्रोग्राम चाहिए होता है एक दिन के अंदर। तो आयोडीन की कमी भी एक मेजर कारण रहता है, ये जो थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार लोगों को गॉइटर हो जाता है, थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर कई लोग ना बहुत ही हाई एक्सट्रीमिटीज में टेम्परेचर में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी में रहते हैं या बहुत ज़्यादा गर्मी में रहते हैं, तो भी ये कारण होता है कि ये बीमारी हो जाती है। अब आपको कैसे पता चले कि ये बीमारी मुझे हो गई है, क्या क्या सिम्टम होते हैं इस बीमारी के। बहुत सारे सिम्टम हैं, जरूरी नहीं है कि सारे सिम्टम हो आपको, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। तो यदि हैं तो आप अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि आपको ये बीमारी शायद हो। तो जैसे कि बेचैनी होना, थकावट होना, कमजोरी कमजोरी फील होना, सांस का खिंचकर आना, स्किन का ड्राई होना, बालों का झड़ना, बालों का पतला होना, कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन, जल्दी से सांस फूल जाना, हार्ट बीट स्लो हो जाना, और मेन तो है ही कि भाई वेट बढ़ना, बिना किसी कारण के वेट बढ़े जा रहा है, पीरियड्स के अंदर प्रॉब्लम होना, इरेगुलर पीरियड्स, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, ज़्यादा एबॉर्शन होते हैं, बांझपना हो सकता है, और इस तरीके से मूड स्विंग्स होते हैं, कभी ज़्यादा सर्दी लगती है, कभी ज़्यादा गर्मी लगती है, किसी बात पे भी मतलब इरिटेशन सी होती है। तो ये सारे सिम्टम रहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के। आप अगर आपको ऐसा कोई भी सिम्टम लगता है तो आप अपना एक खाली पेट का T3, T4 और TSH का टेस्ट करवाएं। यदि जो मैंने आपको भी रेंज बताई थी तीनों की, उससे अगर TSH की रेंज ज़्यादा आती है, 4 को क्रॉस करके आती है, तो आप अपने एरिया में एंडोक्राइन डॉक्टर को या फिर MD मेडिसिन एंडोक्राइन फिजिशियन को या फिर MD मेडिसिन डॉक्टर को दिखा सकते हैं। तो वो आपकी TSH के अकॉर्डिंग आपको एक दवाई रेफर करेंगे, वो आपको सुबह खाली पेट खानी चाहिए। और यदि आप कैल्शियम की भी दवाई खा रहे हैं तो दोनों में 6 घंटे का गैप होना चाहिए। अब इसकी रेमेडीज क्या हैं? रेमेडीज के अंदर ये होता है कि आप दवाई तो आप खा ही रहे हैं और डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसी भी बीमारी के अंदर 70% रोल डाइट का होता है, 30% रोल फिजिकल एक्टिविटी का होता है। तो हम डाइट की बात करते हैं, तो डाइट के अंदर आपको जैसे हमारे खाने में 6 मुख्य तत्व होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, वाइटामिन, फाइबर एंड वाटर। कार्बोहाइड्रेट का जो पार्ट होता है 50 से 60% होना चाहिए हमारी डाइट में, प्रोटीन का 15 से 20 और फैट का भी 15 से 20 होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि हमको तो पतला होना है, फैट बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि कई वाइटामिन होते हैं जो कि फैट सोल्यूबल होते हैं, विटामिन A, D, E एंड K। अगर आप फैट बिल्कुल नहीं लेंगे तो ये वाइटामिन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे बॉडी में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। अब
कुछ ऐसे खाने होते हैं जिनको गोइट्रोजन्स कहते हैं। गोइट्रोजन्स, वो उसका मतलब ये होता है कि जो आप थायराइड की मेडिकेशन खाते हैं ना, उसकी एब्जॉर्प्शन में वो मतलब परेशानी करते हैं। तो ऐसे खाने को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर गेहूं, जौ, बाजरा। अब आप बोलेंगे जी गेहूं से तो सब कुछ दुनिया में बनता है, बिस्किट, मफिन्स, केक, पाव, रोटी, परांठा, पूरी, नान, ऐसा कुछ है ही नहीं जो कि गेहूं से ना बने। तो आप गेहूं की क्वांटिटी आपको कम करनी पड़ेगी। तो गेहूं के अंदर आप लो कैलोरी वेजिटेबल का स्टफिंग करके, जैसे घिया का, पंपकिन का, आप जिससे कि उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाए, आप उसको इस तरीके से गेहूं को ले सकते हैं। नहीं तो वैसे गेहूं, जो, बाजरा अवॉइड करना चाहिए। इसके स्थान पे आप क्या ले सकते हैं? कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, रागी, ज्वार, कंगनी, नचनी, किनवा, ओट्स, जो ले सकते हैं। मतलब सॉरी, जो नहीं लेना है, आप ये सब चीजें ले सकते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना चाहिए। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड नहीं लेना चाहिए। मतलब कि आपको जूसेस की जगह पर फल खाना चाहिए। क्योंकि जब एक ऑटो इम्यून डिसीज होती है, ऑटो इम्यून ही होती है ये जो थायराइड की प्रॉब्लम है, और डायबिटीज भी ऑटो इम्यून है। तो जब एक ऑटो इम्यून होती है, दूसरी भी होने का पूरे चांसेस रहते हैं। तो इसलिए आपको सिंपल कार्ब्स नहीं लेना जिससे कि बॉडी का ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़े। आपको ये नहीं सोचना कि मेरे को तो डायबिटीज नहीं है, मैं तो जूसेस आराम से पी सकते हैं। तो आप थोड़ा कोशिश करें कि जूसेस की जगह पे साबुत फल ही खाएं। ज्यादा मीठे फल नहीं खाने चाहिए, जो नॉर्मल आपके मौसम के फल हैं, और ज्यादा मीठे नहीं खाने हैं। तो ये आपके लिए हो गया कार्बोहाइड्रेट। नाउ टॉक टू प्रोटीन। जो लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि डबल टोन्ड या टोन्ड दूध और उससे बनने वाली चीजें, दही, पनीर, छाछ, लस्सी, सारी अंकुरित दालें, आप जैसे चना, मोठ, मूंग ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं, राजमा लें, सोक करके बनाएं इनको। ठीक है। तो आप, लेकिन फिर प्रोटीन के अंदर भी सोयाबीन और सोयाबीन के बने प्रोडक्ट नहीं लेने हैं, जैसे सोयाबीन और टोफू, तो ये आपको नहीं लेना चाहिए, ये भी गोइट्रोजन्स होते हैं। नाउ कम टू फैट। तो फैट के अंदर आपको ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का जो रेशियो है 1:2 रखना चाहिए। कई बार लोग, हम ओमेगा 3 बिल्कुल भी नहीं लेते हैं और ओमेगा 6 में ऑलिव ऑयल वगैरह लेते रहते हैं, लेकिन तब भी हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हमें ओमेगा 3 भी लेना चाहिए, जो कि अखरोट में, और जितने भी सीड्स हैं, जैसे कि पंपकिन सीड, चिया, सब्जा सीड, हलीम के सीड, अलसी, और सनफ्लावर सीड, तरबूज के बीज, खरबूजे के बीज, आप इनको सोक करके ले सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल लें, और साथ में जितने भी ये जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, राइस ब्रैन ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल, सैफोलावर ऑयल, कोकोनट का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, आप इन सबको शफलिंग में लें। ऑलिव ऑयल को शफलिंग में लें, 2 महीने में इनको चेंज कर दें, ताकि आपको सभी तेलों के गुणों की प्राप्ति हो। और देसी घी भी अपने आप में बहुत अच्छा होता है, इम्यूनिटी एनहेंसर का होता है, साथ में गुड डिटॉक्सीफायर होता है, लेकिन सैचुरेटेड भी होता है। तो जब वो घी बाहर जमता है तो क्या हमारी बॉडी में जाके नहीं जमेगा? तो उसके लिए यदि आप इतनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं कि आप उसको अंदर इतनी हीट जनरेट कर पाएं कि इसको मेल्ट कर दें, तो आप जरूर देसी घी खाएं, नहीं तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। नाउ कम टू मिनरल्स एंड वाइटामिन। इसके अंदर आप सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल आते हैं। फ्रूट्स के अंदर हम 3 मना करेंगे आपको, पियर, स्ट्रॉबेरी और पीच। पीच माने खुरमानी। तो आप इसके अलावा जितने भी कम मीठे फल हैं वो सारे खा सकते हैं। कम टू वेजिटेबल्स। सब्जियों के अंदर आप पालक ना लें, और जितनी भी क्रूसीफेरस फैमिली है, गोभी परिवार, गोभी के अंदर फूल गोभी, पत्ता गोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली, इनको कच्चा तो लेना ही नहीं है, कुक्ड फॉर्म में आप कभी कभार ले सकते हैं। इसके अलावा आप सारी सब्जियां बहुत अच्छे से ले सकते हैं। फाइबर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फाइबर और वाटर, वाटर के विभिन्न रूप हैं, आप सारे पानी को पिए। चिया सीड का पानी, सब्जा का पानी, एलोवेरा वाटर, अलसी वाटर, चने का सूप, दालों के सूप लें, दाल वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, सब्जियों के सूप, सब्जियों के जूसेस, फल खा सकते हैं, सत्तू का पानी, गर्मियाँ आ रही है आगे, सत्तू का पानी आप ले सकते हैं। तो आप इस तरीके से, एप्पल साइडर विनेगर है, जिंजर वाटर है, सौंफ का पानी है, जीरे का पानी, धनिए का पानी, पुदीने का पानी, टर्मेरिक टी, जैस्मिन टी, कैमोमाइल टी, पानी के बहुत सारे रूप हैं। आप उसको किसी भी रूप में ट्राई कर सकते हैं, और आपको पीना चाहिए कम से कम 8 से 10 गिलास पानी, अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और अपने वर्क मोड के अकॉर्डिंग। आप किस तरीके के जगह पर काम करते हैं, कितनी आपकी पानी की रिक्वायरमेंट है।
तो ये सारा डाइट का रहता है। इसके अलावा जो घरेलू रेमेडीज़ है उसके अंदर आप अश्वगंधा ट्राई कर सकते हैं, और आप अपने गले पे मालिश करें। मालिश से भी ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है। ठंडे गर्म की पट्टी रख सकते हैं, पहले हॉट वाटर की रखें, फिर ठंडे पानी की रखें, फिर हॉट वाटर की रखें, तो इससे भी ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, गले में दर्द वगैरह की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो ये सब हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन की, क्योंकि इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारा एक विशुद्धि चक्र होता है कंठ के पीछे रीढ़ पर, तो विशुद्धि चक्र को जागृत करने वाले सारे आसन हमें करने चाहिए, जैसे कि सिंहासन, मत्स्य आसन, मार्जारी आसन, सेतु बंद आसन, सूर्य नमस्कार, त्रिकोण आसन, उष्ट्रासन। ये सारे आसन आपको बहुत फायदा करेंगे। विपरीत करणी मुद्रा आपको करना चाहिए। प्राणायाम के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया डिप्रेशन, तनाव जल्दी होता है हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट को, तो आपको प्राणायाम के अंदर उज्जयी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन करना चाहिए। सिंपल ओम की ध्वनि भी करेंगे, बिल्कुल आंख बंद करके, लाइट बंद करके, आपको अच्छा फील आएगा। और विशुद्धि चक्र को जागृत करने का जो बीज मंत्र है वो है ह के ऊपर बिंदी। तो मैं आपको एक बारी बताती हूँ आपको किस तरीके से इसको उच्चारण करना है। तो आपको इस तरीके से ह के ऊपर बिंदी का उच्चारण करना चाहिए। और विशुद्धि जो बीज मंत्र है इसको भी जागृत करने का जो बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं वो है गाना गाना, उबासी लेना, शंख बजाना, शंख नाद करना, सीटी बजाना, चीखना, चिल्लाना, ये विसलिंग करना, ये सारी चीज़ों से आपको विशुद्धि चक्र के अंदर अच्छे वाला फील आता है। एक मैं आपको मुद्रा बताती हूँ। तो मुद्रा के अंदर जो सूर्य मुद्रा है, ये जो फर्स्ट 2 फिंगर्स हैं इनको आपने अंगूठे से टच किया, रेस्ट 2 फिंगर्स बिल्कुल सीधी, दोनों हाथों की आपको सेम ऐसे करनी है। और ये आप वज्रासन में बैठ के करेंगे और दोनों हाथों को घुटनों पे रखेंगे। तो आपको 48 मिनट्स के लिए बैठना चाहिए। 48 मिनट्स एक साथ ना बैठ पाए तो 16-16 के 3 सेट करें। और दूसरी मुद्रा है उदान मुद्रा। इसके अंदर जो आपकी रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर का जो सेंटर है उस पर अपने अंगूठे को टच कर दीजिए ऐसे, और 3 उंगलियां बिल्कुल सीधी। तो इस तरीके से ये भी आपको वज्रासन में बैठ के ही करना चाहिए। इन मुद्राओं का भी बहुत ज्यादा लाभ होता है करने का, तो आपको ये बहुत फायदा करेगी। और जब आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको एक वीडियो और मिलेगी, क्वेश्चन एंड आंसर ऑन थायराइड प्रॉब्लम विद डॉक्टर विवेक अग्रवाल, जो कि एंडोक्राइन सर्जन हैं, मैक्स में 40s में। आपको वो वीडियो देखकर भी बहुत फायदा मिलेगा। उसका भी लिंक आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और यदि आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको थायराइड की, हाइपोथायरॉयडिज्म की, हाइपर थायरॉयडिज्म की किसी भी तरीके की डाइट बनवानी है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको मेरी डिस्क्रिप्शन भी, मेरे जो टेलीफोन नंबर है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। थैंक यू।